हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। विप्लो के गुस्से भरी आवाज़ पर रविंद्र नाथ जी उसे घूरते हुए बोले, तमीज़ से रहो विप्लो। विप्लो रविंद्र नाथ जी के बात पर बोला, मैं क्यों चुप रहूँ? यहाँ पर किसी को किसी ने नहीं बुलाया। हम अपने दुख में साथ हो सकते हैं। अगर मेरा भाई चला गया तो इसकी सज़ा बनी को क्यों मिलेगी? वो नहीं पहनेगी सफ़ेद साड़ी। अगर आपको पहनना है तो आप पहन लो। अदिति कमरे की तरफ जाते हुए, आप लोग होते रहो झगड़ा, मैं जा रही हूँ। विप्लो अदिति की बात सुनकर बोला, जाओ बनी, कोई तुम्हें गंदे कपड़े नहीं पहनाएगा। तुम मेरे भाई के वाइफ हो। अदिति विप्लो की बात को सुनते हुए कमरे की तरफ चली जाती। सावित्री की रचना की तरफ देखते हुए बोली, रचना, क्या तुम्हें नहीं पता कि परंपरा क्या होती है? उसे सफ़ेद साड़ी पहननी होगी। विप्लो रचना के पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, मॉम प्लीज़ उनकी बात मत सुनो। बनी को मत पहनाओ सफ़ेद कपड़े, वो मर जाएगी। रचना अपना हाथ पीछे कर नीलिमा की तरफ देखते हुए चलिए। विप्लो रोते हुए रचना से बोला, आपको सिर्फ इन दो कौड़ी के परंपराओं को पड़ी है। आपको किसी को फीलिंग्स का कोई लेना देना नहीं है। उसकी सारी मासूमियत चली जाएगी। मॉम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मृत्युंजय रचना के हाथ को पकड़ते हुए बोला, प्लीज़ चाची ऐसा मत कीजिए। उन दोनों की शादी हुई नहीं थी। हमने झूठ बोला था। रचना मृत्युंजय की बात पर बोली, झूठ बोला था? मृत्युंजय जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ हमने झूठ बोला था, क्योंकि शोभित उसे किसी और का नहीं होता हुआ देखना चाहता था। अमृत मृत्युंजय की बात सुनकर उसका साथ देते हुए बोला, मृत्युंजय बिल्कुल सही कह रहा है। हमने उनकी शादी करवाई ही नहीं है। हम सब ने प्लान किया था कि हम झूठ बोलेंगे। राजीव भी हम दोनों का साथ देते हुए बोले, ये लोग सही कह रहे हैं। पेपर्स तो मुझे बनवाने थे ना, मैं नहीं बनवा कर लाया था, क्योंकि लड़कियों की शादी 21 साल की हो गई है और अभी सिर्फ 20 साल की है। कुछ महीने बाद उसे 21 होने वाला। और पंडित जी भी हमने वही कहा था कि उसे मुहूर्त पर शादी तय करे जब उसे 21 साल हो चुका हो। अभी अदिति शोभित की पत्नी नहीं है। भैरवी उन सबको घूरते हुए मजबूती से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। रविंद्र नाथ जी उन लोगों की बात सुनने के बाद सावित्री जी से बोले, अदिति शोभित की पत्नी नहीं है, उसे सफ़ेद साड़ी नहीं पहनाया जा सकता। सावित्री जी अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, हम नहीं पहनाएंगे। विप्लव वहाँ पर परे शव की तरफ अपने कदम बढ़ाकर बैठ जाता है। दीप सब लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, शाम ढल रही है, हमें अंतिम विदाई की तैयारी करनी चाहिए। दीप की बात पर सब लोग अपना सिर हिलाते और तैयारी में लग जाते। पीताम्बर कांपते हुए कदमों से वहां पर लेटे शव के पास आकर बैठ जाते हैं। विप्लव एकटक शव को देखे जा रहा था। वो अचानक हंसते हुए बोला, हाँ 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 भाई, आज सुबह कह रहे थे ना मेरा हाथ तोड़ दोगे। देखो मैं प्लास्टर निकाल कर आ गया और आप मेरा हाथ नहीं तोड़ सकते। तभी वहाँ पर शैलेंद्र आ जाते और ओमकार सारंग के साथ ध्रुवी और धैर्य भी पहुँच जाते हैं। ध्रुवी शव को देखकर घबरा जाती है और जल्दी से रिया के पास जाकर कहती है, अदिति कहाँ है? वो कमरे में है। रिया ने सिसकते हुए जवाब में, जिसे सुनकर ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए अपने कदम अदिति के कमरे की तरफ बढ़ा देती है। धैर्य मृत्युंजय के पास आकर बोले, ये सब कैसे हुआ भाई? मृत्युंजय एक नज़र धैर्य को देखने के बाद बोला, एक्सीडेंट है, लेकिन किसी ने करवाया है। डोंट वरी भाई, हम पता लगा लेंगे। धैर्य ने मृत्युंजय की बात पर कहा। शैलेंद्र महक की तरफ देखते हुए बोले, महक अदिति कहाँ है? महक शैलेंद्र की बात पर बोली, अदिति अपने कमरे में है। तभी वहाँ पर रुद्र और फलक चार्ली भी आ जाते हैं। फलक शैलेंद्र को देख जल्दी से उसके पास जाकर बोली, डैड अदिति कहाँ है? शैलेंद्र कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोले, अदिति अपने कमरे में है, तुम जाओ उसके पास। फलक अपने सिर हिलाते हुए अदिति के कमरे की तरफ चली जाती है। रुद्र की नज़र भैरवी पर जाती है, जिसे देखो मृत्युंजय के पास आकर कहता है, ये घड़ियाल यहाँ क्या कर रहा है? मगरमच्छ के आंसू बहाने आया है, अमृत ने दांत पीसते हुए कहा। जिसे सुनकर रुद्र अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इन सब के पीछे इसी का हाथ है। मृत्युंजय रुद्र की बात पर बोला, वो तो समय बताएगा। रुद्र मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, मेरे ख्याल से अब हमें अंतिम विदाई देनी चाहिए। रुद्र की बात सुन मृत्युंजय अपना सिर हिलाता और वो लोग बांस की सैया को चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और शव को उठा लेते हैं। विप्लव उन लोगों को शव को उठाता हुआ देखकर उठने की कोशिश करते हुए, अरे आप लोग कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे भाई को? अनमोल जाकर विप्लव को पकड़ते हुए बोला, विप्लव अंतिम विदाई का वक्त हो गया है, शाम ढल रही है। विप्लव अनमोल की खुद से दूर करते हुए बोला, तो ढलने दो ना, मेरे भाई को कहाँ लेकर जा रहे हो आप लोग? अनमोल विप्लव को पकड़े मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोले, आप लोग जाओ। मृत्युंजय अपना सिर हिलाता है और राम नाम सत्य है जाप के साथ वो लोग आगे बढ़ते हैं। विप्लव अनमोल से खुद को छुड़ाते हुए, मैं मार दूंगा आपको, बता रहा हूँ। मेरे भाई को कहाँ लेकर जा रहे हो वो लोग? आप बहुत बुरे हो। रिया विप्लव के पास आकर वो उसे गले लगाते हुए बोली, वापी। विप्लव कसकर रिया को गले लगा रोते हुए, देख ना रिया, तेरा बॉयफ्रेंड बहुत बुरा है, मेरे भाई को भेज दिया, अब मैं बनी को क्या कहूँगा? रिया विप्लव के पीठ पर हाथ चलाते हुए बोली, शांत हो जाओ, रोना बंद करो, हमें बनी को भी संभालना है।
विप्लव रिया की बात पर रोते हुए बोला, मैं अपने डिमांड लेकर किसके पास जाऊंगा? जब मॉम मुझे डांटेगी तो कौन बचाएगा मुझे? बनी और मैं किसे परेशान करेंगे? भाई ने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। वो लगातार शिकायत करे जा रहा था जिन्हें रिया और अनमोल सुन रहे थे। वहाँ पर सिर्फ विप्लव और अनमोल रह गए थे, बाकी सब लोग अंतिम विदाई के लिए जा चुके थे। अदिति का कमरा। अदिति स्टडी टेबल पर बैठी कॉपी में कुछ लिख रही थी। ध्रुवी बस बिस्तर पर बैठे उसे देख रही। फलक अंदर आती है तो ध्रुवी उसे होठ पर उंगली रखकर शांत रहने के लिए कहती है। फलक ध्रुवी के इशारे को देखकर अपना सिर हिला उसके बगल में आकर बैठ जाए। तभी वहाँ पर रचना आ जाती है और अदिति के पास जाकर कहती है, अदिति। अदिति अपनी भरी आंखों से रचना की तरफ देखती हुई बोली, मॉम वो जिंदा है ना? मुझे पूरा यकीन है वो अपनी कोकुन को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं आज के बाद उन्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। कॉल करके कहो ना वो वापस आ जाए। ये कहते हुए अदिति की आंखों से आंसू बह निकलते। रचना अदिति को गले लगा उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, अदिति, जा चुके लोग वापस नहीं आते, हमें खुद को बदलना होता है, उनके बगैर जीने की आदत डालनी होती है। अदिति कसकर रचना को गले लगा जोर जोर से रोते हुए बोली, लेकिन कैसे आदत डालूं मॉम? उनके आगे कुछ सोचा ही नहीं मैंने। मुझे तो ठीक से अपनी पसंद का डिजर्ट नहीं पता। मैं उनके बगैर कैसे जीऊँ? अदिति की रोने की आवाज़ सुनकर फलक ध्रुवी के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। ध्रुवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रचना अपने दिल पर पत्थर रख के अदिति के बालों पर हाथ चलाते हुए बोली, रो लो, जितना रोना है रो लो, फिर नहीं रोना है तुम्हें। अदिति रचना से दूर हो उसे अपने रिंग फिंगर दिखाते हुए, आपको पता है उन्होंने मुझसे कहा था कि जिस दिन हमारी शादी होगी ना वो मुझे सबके सामने बैठ कर प्रपोज करेंगे, लेकिन वो तो बातों के झूठे निकले, बहुत झूठे और शोभित जी। रचना अदिति के बात पर उसके चेहरे को पकड़ बोला, अदिति झूठ नहीं है वो, और वो झूठे वादे नहीं करता। भगवान ने उसे इतने दिनों के लिए भेजा था। जिसे सुनकर अदिति आंखों से आंसू लिए रचना, अगर मैं भगवान से कहूँ तो वो मुझे वापस कर देंगे ना? मैं भगवान से कह कर उन्हें मांग लेती हूँ ना। दीदी कहती है अगर हम भगवान से कुछ भी मांगते हैं तो वो हमें वापस कर। मैं शोभित जी को मांग लूँ फिर पक्का मैं दोबारा कुछ नहीं मांगूंगी। मैंने कुछ दिन पहले कहा भगवान जी से कि वापी को ठीक कर दो, तो उन्होंने वापी को ठीक कर दिया। अगर मैं शोभित जी को मांगूँ तो वो मुझे शोभित जी को वापस करेंगे ना? रचना रोते अपना सिर नहीं में हिला कर, जा चुके लोग वापस नहीं आते, प्लीज़ अदिति खुद को संभाल। अदिति अपने आंसू साफ करते हुए बोली, आप मत रोना प्लीज़, वरना मैं भी रोना शुरू कर दूंगी। मैं नहीं रो रही, आप भी मत रो। ये कहते हुए अदिति रचना के आंसू साफ करने लगती। रचना अदिति के आंसुओं को साफ करते हुए, अब मत रोना। अदिति की आंखें सूज चुकी थी। वो अपना सिर हिलाते हुए, नहीं रोऊंगी, लेकिन आप भी मत रोना प्लीज़। रचना अपना सिर हिलाते हुए ध्रुवी की तरफ देखकर बोले, ध्रुवी तुम अदिति के साथ रहो, मैं नीचे जा रही हूँ। ध्रुवी रचना की बात पर अपना सिर हिला देती है तो रचना कमरे से निकल बाहर चली जाती है। ध्रुवी रचना के जाने के बाद अदिति के पास आकर बोली, अदिति। अदिति सिर उठाकर ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोली, मैं नहीं रोऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी। ध्रुवी अदिति के बात पर, अदिति खुद को संभालो, क्योंकि तुम्हें कमज़ोर करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें सबसे लड़ना है। अदिति ध्रुवी की बात पर उसे देखते बोले, मुझे यहाँ नहीं रहना, जिसके लिए मैं यहाँ पर थी वो चला गया। फलक अदिति की बात पर बोले, तुम हमारे साथ रहोगे? हम पापा के साथ रहेंगे, मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगी अदिति। अदिति फलक की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोली, दीदी। फलक जाकर अदिति को गले लगाते हुए, हम डैड के साथ रहेंगे, तुम बस रोना बंद करो। अदिति फलक के सीने से लगी बोली, मैं नहीं रोना चाहती, लेकिन ये आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये कहते हुए अदिति के आंसू बह निकलते हैं। फलक उसके पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करवाने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और सभी लोग शोभित की अंतिम विदाई से वापस आ जाए। भैरवी वहाँ से जा चुका था। शैलेंद्र सब लोगों की तरफ एक नज़र देखने के बाद मृत्युंजय से, मैं अदिति को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। मृत्युंजय शैलेंद्र की बात पर उसे देखते हुए बोला, अदिति मेरे भाई के मंगेतर है और मेरी बहन है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। शैलेंद्र मृत्युंजय की बात सुनकर बोले, अब तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। मैं अदिति का पिता हूँ, मेरा पूरा हक है उसे अपने साथ लेकर जाने का, इसलिए मुझे अदिति को लेकर जाने दो। अमृत शैलेंद्र की बात सुनकर बोले, ये अदिति का घर है, हमें उसके यहाँ रहने पर कोई एतराज़ नहीं है, तो बेहतर होगा आप उसे लेकर जाने की बात ना करें। यह सुनकर शैलेंद्र थोड़े गुस्से में बोले, मेरी बेटी महज 20 साल की है, जो आदमी मर गया क्या उसके लिए मैं उसके पूरी ज़िंदगी इस नरक से गुजरता हुआ देखूंगा? नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाना होगा। मृत्युंजय शैलेंद्र की बात पर बोला, अदिति अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, हम उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ाएंगे और आपको फिक्र करने की, नाटक करने की ज़रूरत नहीं।
फलक अदिति को लेकर नीचे आते हुए, अदिति यहाँ नहीं रहना चाहती। फलक के बात सुन सभी लोग सिर उठाकर उसके तरफ देखते हैं। यहाँ अदिति बिल्कुल गुमसुम सी चुपचाप खड़ी हुई थी। महक फलक के बात सुन उसे देखते हुए, ये तुम क्या कह रही हो फलक? फलक महक की बात पर अदिति की तरफ इशारा करते हुए, अदिति यहाँ नहीं रहना चाहती। मृत्युंजय अदिति के सामने आकर बोला, अदिति तुम यहाँ नहीं रहना चाहती? अदिति बिना मृत्युंजय की तरफ देखे अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मुझे कुछ दिन अकेला रहना है भैया, अगर मैं यहाँ रही तो जी नहीं पाऊंगी। ये कहते तो अदिति की आंखों से आंसू की लकीर खिंच जाती है, जिसे देखकर मृत्युंजय उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, जब भी मेरी ज़रूरत हो बुला लेना, तुम्हें जहाँ खुशी मिले वहाँ रहो। अदिति कसकर मृत्युंजय को गले लगा रोते हुए, मैं आप सब लोगों को कभी नहीं भूल, मुझे बस कुछ समय के लिए अकेला रहना है। मृत्युंजय अदिति के पीठ पर थपथपाते हुए, जब तक तुम्हें अच्छा न लगे तुम रह सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अदिति मृत्युंजय से दूर होकर बिना किसी तरफ देखे शैलेंद्र के हाथ को पकड़ कर बोली, चलिए। शैलेंद्र अदिति के हाथ को पकड़ कर फलक की तरफ देखते हैं तो फलक रुद्र की तरफ देख कर कहता है, मैं अवस्थी मेंशन जा रही हूँ, अदिति को मेरी ज़रूरत है। रुद्रा फलक की बात पर अपना सिर हिला देता है तो फलक शैलेंद्र अदिति के साथ वहां से चली जाती। जब लगभग रात हो चुकी थी तभी वीर का फ़ोन बजने लगता है। वीर कॉल अटेंड करते हुए हेलो, दूसरी तरफ से उसे कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते। अमृत जो कि उसके साथ खड़ा हुआ था उसकी तरफ देखते हुए, क्या हो गया? वीर हड़बड़ी में बाहर की तरफ जाते हुए, खुशी का एक्सीडेंट हो गया। अमृत वीर के पीछे आते हुए, मैं भी चलता हूँ ना, कहकर दोनों वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर के लोग अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। किसी की खाने की सुध बुध नहीं थी। मृत्युंजय अपने कमरे में आता है तो देखता है महक अव्यक्त को सुला रही थी, लेकिन वो बिल्कुल चुपचाप महक को देख रहा था। महक मृत्युंजय को आया हुआ देख बोली, आप कपड़े चेंज कर लीजिए। मृत्युंजय महक की बात पर अपना सिर हिलाते हुए अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाता है तो कारपेट में उसका पैर उलझ जाता और वो वहीं पर घुटने का पल गिर जाता है। महक जल्दी से मृत्युंजय के पास जाकर उसे उठाते हुए, आपका ध्यान कहाँ है? मृत्युंजय अपना सिर झुकाए नम आवाज़ में बोला, मैं हार गया महक, मैंने अपने बच्चे जैसे भाई को खो दिया, मैंने तो अपने गुरूर को खो दिया। ये कहते हुए मृत्युंजय की आंखों से आंसू की लकीर गालों पर खींच उसने जब तक जो खुद को कंट्रोल करके रखा था उसका सब्र जवाब दे चुकी थी। महक मृत्युंजय के चेहरे को पकड़ ऊपर कर उसे गले लगाते, आप कभी नहीं हार सकते, प्लीज़ रोना बंद कीजिए, अगर आप रोने लगेंगे तो घर वालों को कौन संभालेगा? ये कहते हुए महक रोना शुरू कर। मृत्युंजय कसकर महक के गले लगाते हुए, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन लोगों ने मेरे भाई के साथ ये किया है। जिसे सुनकर महक मृत्युंजय से बोले, मत कीजिए, जो होना था हो गया, मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, प्लीज़ मत कीजिए लड़ाई झगड़े। जिस पर मृत्युंजय महक से अलग हो से देखते, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे भाई के गुनहगारों को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर महक मृत्युंजय को देखते हुए, आज आप उन्हें मारोगे, कल फिर कोई आ जाएगा हमारे परिवार को टारगेट करने के लिए, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे नहीं चाहिए लड़ाई झगड़े। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए, तुम अव्यक्त को सुला, मैं कपड़े चेंज कराता हूँ। महक मृत्युंजय के हाथ को पकड़ते हुए, मृत्युंजय आप मेरी बात सुन रहे हो ना? मैं जो कह रहे हूँ आप सुन रहे हो ना? पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, प्लीज़ अब कुछ मत करना, इन सब लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। मृत्युंजय अपना हाथ पीछे खींच महक को चिल्लाते हुए बोला, अपना मुँह बंद करके रखो, मुझे वो लोग नहीं पसंद जो डर कर अपना सिर छुपा लेते हैं। तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। महक मृत्युंजय के चिल्लाने पर डर से कांप उठती है। मृत्युंजय अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर महक को घूरते हुए बोला, मैं वही करूँगा जो मुझे करना है और तुम बीच में नहीं बोलोगी। जिसे सुनकर महक मृत्युंजय को देख, क्या रखा है खून खराबे में? इन्हीं खून खराबों के चलते आज शोभित भाई हमारे विश्व नहीं है और आप फिर से वही चाहते हो? मृत्युंजय महक के बात पर अपने दांत पीसते हुए, उन लोगों ने शुरू किया है, उन लोगों ने शुरू नहीं किया है मृत्युंजय, शुरू आपने किया है। अनिरुद्ध को आपने मारा था, उनके सारे बिजनेस को खत्म करने वाले आप हो, हर बार टेढ़ी चाल चलने वाले आप हो। महक ने भी गुस्से में चिल्लाकर कहा। जिसे देखते हुए मृत्युंजय अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते, हम दोनों एक जैसे नहीं है, तुम एक साल में भी मुझे नहीं समझ पाई, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। इतना कहकर मृत्युंजय उठकर क्लोजेट रूम की तरफ चला जाता है। महक जाते हुए मृत्युंजय को देखने के बाद उठकर अव्यक्त के पास जाती है और देखते वो चुपचाप लेटा हुआ था। सिटी हॉस्पिटल में वीर भागते हुए वार्ड में पहुंचता है तो देखता है खुशहाली चुपचाप गुमसुम से अपने पेट पर हाथ रखे बैठी हुई थी। वीर गहरी सांस भरते हुए अंदर आता है और खुशहाली के पास जाकर बैठ जाता। वीर खुशहाली के हाथ को पकड़ कर बोला, खुशी। वीर की आवाज़ सुनकर खुशहाली उसकी तरफ देखती और रोना शुरू कर देती। वीर को अपने दिल में दर्द होने लगता है। खुशहाली से वे वीर से बोली, मैं नहीं बचा पाई उसे, मैं ही बचा पाई फिर
खुशहाली की बात पर वीर उसके पीठ को थपथपाते बोले, शांत हो जाओ, शायद वो हमारे बीच था ही नहीं, जो इस दुनिया में आया ही नहीं, उसके लिए क्यों आंसू बहा रही हो खुशी? रोना बंद करो। जिसे सुनकर खुशहाली रोते बोले, सब मेरी गलती है, तुमने मुझे कहा था घर में रहने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मान पाई, इसलिए मेरे साथ ये हो गया। वीर खुशहाली से अलग होकर उसके गालों पर किस करते बोले, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ ना, रोना बंद करो। खुशहाली अपनी आंखों में आंसू लिए वीर की तरफ देखते हुए, तुम मुझे छोड़ दोगे ना, तुम मुझसे नफरत करोगे ना, मैंने तुम्हारे बच्चे को मार डाला। वीर अपना सिर नहीं में हिला कर, मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकती, प्लीज़ रोना बंद करो, अब हम फिर आगे ट्राई कर लेंगे, सब कुछ ठीक है। खुशहाली वीर की बात सुनकर बोली, तुमने कितने सपने देखे थे वीर, मैंने तुम्हारे सारे सपने तोड़ दिए, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। इसके आगे कुछ मत कहो, तुमने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी हुआ ये एक हादसा था, रोना बंद करो और सो जाओ। वीर ने खुशहाली के होठों पर उंगली रखते, जिसे देखकर खुशहाली वीर के हाथ को अपने हाथों में भरते हुए, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना, तुम मेरे साथ रहोगे। वीर खुशहाली के हाथों को अपने होठों से लगाकर बोला, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा, तुम सो जाओ, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम की जरूरत। इतना कहकर वीर खुशहाली को बिस्तर पर लिटा देता है और धीरे धीरे उसके माथे को सहलाने लगता है। दवा के असर के कारण खुशहाली को जल्दी ही नींद आ जाती है। वीर खुशहाली को ब्लैंकेट से कवर कर वार्ड से बाहर आता है तो अमृत अभी भी बाहर खड़ा हुआ था। वो वीर को आया हुआ देखकर बोला, तुम ठीक हो? खुशहाली ठीक तो है ना? वीर अपने चेहरे को हाथों में भर लेता और सिसकने लगता है। खुशहाली को शांत करवाने के लिए उसने खुद को संभाल रखा था, लेकिन उसने भी अपने बच्चे को खोया था। अमृत वीर के कंधों से पकड़ कर बोला, वीर शांत हो जाओ, हमारी ज़िंदगी ही ऐसी होती है, पल भर में खुशी और पल भर में दुख, ये सिक्के के दो पहलू। वीर अमृत के बात पर रोते हुए बोला, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, अभी उसे संभाल लिया, बाद में क्या करूंगा, मुझसे नहीं संभाला जाएगा अमृत। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब